सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ संदीप राजभर। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं पूरा का पूरा हम लोग का इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन वाले जोन को हम लोग देखने वाले हैं। इस जोन के अंदर हम लोग जो हमारा मेन पढ़ने का जो काम था, जो हम लोग इस चैप्टर को, जो इस सेक्शन को फ्रॉम 206 टू 229 तक का जो जोन हम लोग को समझने का काम था ना, वो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। मतलब 1 घंटा 8 मिनट का वीडियो अपलोडेड है, जिसको आप अगर थोड़ा सा फास्ट करके भी देख सकते हो, थोड़ा कम में हो जाएगा। वो वीडियो के अंदर आपको पूरा का पूरा इंस्पेक्शन इंक्वायरी एकदम फ्रॉम फ्रंट टू लास्ट, एकदम पूरा का पूरा हमने पूरा चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब अगर उसमें आपको कोई डाउट था तो आपने मुझे व्हाट्सअप किया होगा, उसको वहीं पे सॉल्व किया होगा। इस पीपीटी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर हम लोग यही देखने वाले हैं कि आखिर कहाँ कहाँ आपको डाउट हो सकता है। कुछ कुछ सेक्शंस के बारे में हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस का एक ओवरफ्लो देख सकते हैं। ये वीडियो आप पहले भी देखोगे तो भी चलेगा, आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या हमको पढ़ना है। अगर ये वीडियो लास्ट में देखते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो ये वीडियो आपको दोनों साइड से वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देख लो आपको किस कब पढ़ना है, पहले पढ़ना है अब या बाद देख रहे हो, दोनों टाइम जब भी देख रहे हो आपको ये इंपॉर्टेंट लगेगा। और एक बार आप लॉन्ग वीडियो देख चुके हो ना, तो अब दोबारा लॉन्ग वीडियो देखने का जरूरत नहीं है। यही शॉर्ट वाला 5-10 मिनट का वीडियो बनेगा, आपको यही वीडियो बार बार देख लेना है। 1-2 बार देखोगे आपको हमेशा याद रहेगा। ओके, चलो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन, ये पीपीटी व्यू है, ये टी यहाँ नहीं होगा। ओके, सो सेक्शन 206। अब इस सेक्शन 206 के अंदर क्या क्या होता है भाई? सेक्शन 206 के अंदर आरओसी क्या करता है? इंस्पेक्शन करवाता है और इंक्वायरी करवाता है 206-7 के पास। ठीक है, क्या क्या करवाएगा? 206 के अंदर, 206 के अंदर सबसे पहले आरओसी के पास क्या करते हो आप? सारा इन्फॉर्मेशन रिटर्न फाइल करते हो, MGT 7, MGT 14, जितना भी डॉक्यूमेंट है सारा इन्फॉर्मेशन आप फाइल करते हो आरओसी के पास, राइट, AOC 4 वगैरह। अब आरओसी को अगर लगता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, अगर कुछ उनको गड़बड़ लगता है तो वो क्या बोलेंगे? वो भेजेंगे, वो बोलेंगे आपको नोटिस भेजेंगे। सबसे पहले उस इंसान को नोटिस भेजेंगे। आपको क्यों नोटिस भेजेंगे? वो उस इंसान को नोटिस भेजेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई एक काम करो, हमको फर्दर इन्फॉर्मेशन भेजो। पहली बार फर्दर नोटिस मांगे, ठीक है, उसने इन्फॉर्मेशन सही दिया, कोई दिक्कत नहीं है। गलत दिया, आरओसी को पता चल गया ये तो गलत है, आरओसी फिर से नोटिस भेजेगा, बोलेगा फिर से और इन्फॉर्मेशन दो। अब दोबारा भी अगर गलत नोटिस दिया, अगर सही दे रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत दे दिए तो अब आरओसी नोटिस भेज के फिर इन्फॉर्मेशन नहीं मंगवाएगा। अब बोलेगा एक काम करो, शो कॉज नोटिस भेजो इसको। शो कॉज नोटिस का मतलब होता है, अब जब ये नोटिस गया ना, इसका मतलब अब तुम खुद आओ या अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजो और ये बताओ कि सर मेरे ऊपर आप इंक्वायरी क्यों ना करो, हम अच्छे लोग हैं। अब आपको प्रूफ करना होगा कि हम अच्छे लोग हैं, हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो सही था, कोई गड़बड़ नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था सर, सब कुछ ठीक था। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाते तो वो शोकोज नोटिस के बाद वो आपके ऊपर इंक्वायरी बैठाएंगे। उसके लिए वो एक इंस्पेक्टर अपॉइंट करेंगे, वो इंक्वायरी करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब जब इंक्वायरी करेगा तो उस इंक्वायरी कंप्लीट करने के बाद एक रिपोर्ट बनेगा। इंस्पेक्शन या फिर इंक्वायरी का रिपोर्ट बनाएगा वो, मान लो इंस्पेक्शन ही कर रहा है तो एक रिपोर्ट बनाएगा। वो रिपोर्ट बनाने के बाद सेक्शन 208 के अंदर वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज देगा आरओसी वाला इंस्पेक्टर। ठीक है, भेज दिया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अब सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को देखेगा, अच्छा ऐसा प्रॉब्लम है, ये आरओसी के पास इंस्पेक्शन का ये रिपोर्ट आया है। ओके, एक चीज़ और, जब ये इंस्पेक्टर यहाँ पे जो अपॉइंट हुआ था ना, इस इंस्पेक्टर के पास पावर है सेक्शन 209 वाले। ठीक है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है उसी इंस्पेक्टर को, किसी इंस्पेक्टर को, तो उसके पास पावर होते हैं 220 वाले। तो यार अलग अलग लिखने का क्या मतलब बनता है? सेक्शन 209 में अलग आरओसी वाला इंस्पेक्टर, सेक्शन 220 में अलग इंस्पेक्टर वाला पावर। याद करो पिछली वीडियो में मैंने क्या बोला था, सेक्शन 209 का जो इंस्पेक्टर अपॉइंट हो रहा है ना, वो आरओसी अपॉइंट करे और उसको स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल चाहिए सर्च एंड सीज करने से पहले, और वो बुक्स को मैक्सिमम 180 डेज़ के लिए रख सकता है एंड फर्दर 180 डेज़ के लिए रख सकता है, बस उससे ज़्यादा नहीं रख सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो इंस्पेक्टर अपॉइंट कर रहा है ना सेक्शन 220 के अंदर, उसके पास इतना पावर है कि वो बिना स्पेशल कोर्ट के परमिशन के भी बुक को सीज कर सकता है, और वो बुक्स को तब तक रख सकता है जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हो जाए। समझ में आया? 180 दिन का कॉन्सेप्ट सेंट्रल गवर्नमेंट वाले के पास है ही नहीं, वो एकदम लंबे समय तक जब तक उसका मन करेगा रखेगा। कूल, चलिए नेक्स्ट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जब 208 का रिपोर्ट आ गया, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को 3 ग्राउंड, देखो रिपोर्ट ऑन सेक्शन 208, या फिर आपकी कंपनी में खुद SRE/GM पास हुआ है, ठीक है, या फिर पब्लिक इंटरेस्ट में लग रहा है। अगर इन 3 ग्राउंड पे दिख रहा है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मतलब कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। आरओसी का इंस्पेक्शन का रिपोर्ट देखने के बाद उसका मन कर सकता है कि इस पर इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें, वो उसके ऊपर है। ठीक है, SRE/GM पास हुआ है तो भी वो सोच सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट में तो भी सोचेगा, जरूरी नहीं है कि वो करेगा। ठीक है, तो इन तीनों ग्राउंड पे सेंट्रल गवर्नमेंट में, लेकिन अगर NCLT बोल दिया डायरेक्ट कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन।
ओके। सेक्शन 210 के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, याद आया कुछ? सेक्शन 210 के अंदर इन्वेस्टिगेशन होता है, बट इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? नॉर्मल अथॉरिटी करती है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी अपॉइंट करे। सेक्शन 212 के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन होता है, लेकिन करता कौन है? SFIO, ठीक है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी। SFIO इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन करता है। ओके, ये वाला जोन क्लियर हो गया, SFIO वाला। ये सब तो 211 क्या है? 211 के अंदर ना SFIO बना था, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो SFIO को कंडक्ट बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने SFIO को 200 सेक्शन 11 के अंदर बनाया है, लेकिन 212 के अंदर वो इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके पास पावर्स वगैरह सब 212 के अंदर आता है। क्लियर? अब एक चीज़, अगर आप 214 सेक्शन नंबर देखने जाओ तो वहाँ पे फ़ी डिपॉजिट का अमाउंट कुछ बोला गया है। अब दो बात यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, एक फ़ी डिपॉजिट और एक इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस। देखो, जब भी आप अप्लाई करोगे, मतलब कौन कौन, एक तो SRNGM 210(1) के अंदर कौन आ रहा है? SRNGM वाला पॉइंट आ रहा है, और 213 के अंदर, 213 के अंदर है ना कि जब आप NCLT को अप्लाई करो, क्या कर रहे हो? कंपनी के लोग हैं हम लोग NCLT को अप्लाई कर रहे हैं, कितने लोग? 100 मेंबर्स, 100 लोग, या फिर 1/10 ऑफ टोटल शेयर कैपिटल वाले। दिखाते हैं, रुको, 213 ना, यही तो देखो, NCLT को अप्लाई कर रहे हैं 100 लोग, या तो 1/10 ऑफ टोटल मेंबर हैविंग वोटिंग राइट। शेयर कैपिटल है तो 1/10 लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, या फिर 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग राइट वाले। अगर शेयर कैपिटल ही नहीं है तो 1/5 मेंबर जिनके पास वोटिंग राइट है, मतलब वोट, ये जो भी शेयर कैपिटल नहीं है ना, तो 1/5 लोग, इतने लोग अगर अप्लाई करते हैं तो NCLT के पास अप्लाई करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो ये लोग जो अप्लाई करेंगे ना, ये लोग और हम लोग का SRNGM वाले, ये दो लोग के लिए बोला गया है कि अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो 25,000 रुपया पहले डिपॉजिट करो मैक्सिमम। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कम भी बोल सकता है कि आप 5,000 दे दो, काम स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम 25,000 वो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है कि इतना रुपया डिपॉजिट करना होगा। क्लियर? तो ये हो गया फिर डिपॉजिट, इन्वेस्टिगेशन से पहले का काम। इन्वेस्टिगेशन हुआ नहीं है अभी, इन्वेस्टिगेशन से पहले ही आपको दक्षिणा देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, ले भाई इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है। सेक्शन 225 के अंदर बोला गया है कि भैया इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खर्चा होगा, अरे ऑफिसर को भेजेगा, वो कहीं जाएगा, घूमेगा, डॉक्यूमेंट मंगवाएगा, इन्फॉर्मेशन मंगवाएगा, बहुत तो खर्चा होता है। तो जो जितना खर्चा हुआ ना, हज़ारों लाखों जो भी खर्चा हो गया ना, वो सारा हो गया इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस। अब इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट होगा तब उसका डिटेल निकलेगा कि अच्छा इसके ऊपर कितना खर्चा किए हैं। अब जो खर्चा हुआ है ना, वो खर्चा जो इंसान गिल्टी पाया जाएगा उससे रिम्बर्स कर लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आया? इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस डिफरेंट हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया उसके बाद जाके वो पैसा रिम्बर्स कर रहा है, और फिर डिपॉजिट के अंदर पहले ही डिपॉजिट कर दिए। दोनों का सेक्शन 214, इसका 214, उसका 225। क्लियर? यहाँ पे भी कन्फ्लिक्ट होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हमारा पूरा रिलेटेड टॉपिक था। देखो इसका रिपोर्ट यहाँ पे जा रहा है, ROC का रिपोर्ट, ये वाला बेसिकली ROC वाला सेक्शन है। ROC का रिपोर्ट 208 के पास, इसके पास जा रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पहुँचते हैं नेक्स्ट वाले पे। इसमें ना थोड़ा इंडिपेंडेंट पोर्शन मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं मिलने वाला है। देखो सबसे पहले बोल दिया कि जो इन्वेस्टिगेशन, जो इंस्पेक्टर अपॉइंट होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होगा, वो फर्म या फिर कंपनी नहीं हो सकता अंडर सेक्शन 215। ठीक है, अंडर सेक्शन 215 फर्म या फिर कंपनी नहीं हो सकता। चलो ठीक है सर, ये तो कॉमन सी बात है, फर्म या कंपनी कैसे करेगा, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। सेक्शन 213 के अंदर क्या बोला गया है? इन्वेस्टिगेशन इन अदर केसेस। अब अगर बेसिकली 3 ग्राउंड पे तो इन्वेस्टिगेशन हो ही रहा था सर, कौन कौन से? फ्रॉड करने के लिए बिजनेस चला रहे हो, एक्ट को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, या फिर लास्ट वन क्या था, आप इन्वेस्टर्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करो, इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस को सॉल्व नहीं करो। ये 3 ग्राउंड पे तो इन्वेस्टिगेशन होना ही है। पब्लिक इंटरेस्ट अभी डाल दो, ये ग्राउंड पे तो इन्वेस्टिगेशन होना ही है। लेकिन इस ग्राउंड पे अगर और कोई ग्राउंड अगर लगता है तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, इनके पास भी पावर है कि ये लोग अप्लाई करें। अब जब ये लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ग्राउंड के लिए और उन ग्राउंड के अलावा कोई भी केसेस में, ठीक है। नेक्स्ट, वॉलेंट्री वाइंड अप आप करना स्टार्ट कर दिए, मतलब आप जैसे ही आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ ना, आपने बोला हम वाइंड अप करेंगे, कंपनी को बंद कर देता है, ना कंपनी रहेगी ना हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो सेक्शन 226 बोलता है रुको ज़रा 1 मिनट, वॉलेंट्री वाइंड अप कर रहे हो ना, बोलोगे हाँ, तो बोलेगा इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकेगा, वो चलता रहेगा। इन्वेस्टिगेशन चलेगा, कंपनी भले बंद हो जाए, इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट आएगा, रिपोर्ट में जो दोषी मिलेगा उसको घसीटेंगे। और आपको शायद ये पता होगा कि अगर आपने वाइंड अप भी कर लिया ना, तो पावर है NCLT के पास कि उस कंपनी को रिवाइव कर दे अगर कुछ फ्रॉड मिल रहा है। तो कंपनी ने, आप कंपनी को बंद करके बैठ जाओगे कि हमने तो कंपनी बंद कर दी, अब तो कंपनी है ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वैसा कॉन्सेप्ट नहीं, ROC फिर NCLT उसको फिर से जिंदा कर देगी, जिंदा करके फिर से आपको घसीट सकती है। ओके, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वॉलंटरी वाइंड अप कर लिए तो हमारा इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है।
प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन जब चल रहा हो, सेक्शन 218 में बोला गया है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस टाइम भी एम्प्लॉय को प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब हो सकता है कोई एम्प्लॉय कोई इन्फॉर्मेशन दे दे, कंपनी तो उसको निकाल देगा, तो उसका भी प्रोटेक्शन होना चाहिए। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है, कोई भी एम्प्लॉय का अगर टर्म्स कंडीशन ये सब अगर निकालना है, अगर उसको भगाना है या फिर उसको ऑफिस चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए। और एनसीएलटी का अप्रूवल कितने दिन के अंदर मिल जाएगा, 30 दिन के अंदर। ये सब बात मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ यार, यहाँ पे इसलिए शॉर्ट करते हुए चल रहा हूँ। 30 दिन के अंदर अप्रूवल मिल जाएगा। अगर कोई रिप्लाई ही नहीं आया तो 30 दिन के बाद मान लेंगे कि डीम्ड अप्रूव हो गया है, हमको जो करना है हम कर सकते हैं। ओके, सेक्शन 227। अब इस 27 के अंदर क्या बोला गया है, बैंक एंड लीगल एडवाइजर आर नॉट एबल टू आंसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। बैंक और जो लीगल एडवाइजर, अब बैंक्स के पास तो देखो तुम्हारे एडवोकेट के पास तुमको सारा इन्फॉर्मेशन है कि तुमने चोरी किया है कि नहीं किया है, लेकिन कभी एडवोकेट कटघरा में खड़ा होकर बोलता है कि हाँ मिटाट ये इसी ने चोरी किया है, या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बोलता है सर इसके एडवोकेट को खड़ा कर दीजिए हम पूछ लेते हैं, यही बता देगा सब। तो नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पावर दिया गया है कि हम अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भैया लीगल एडवाइजर जो एडवोकेट है उसका तो काम ही है आपकी गलतियों को सुन के उसको ठीक करने का, तो फिर आप उसके काम को कैसे गड़बड़ करवा सकते हो, राइट। तो इसलिए सेक्शन 227 के अंदर बोला गया कि जो भी ये कर रहा है सही है, इनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी पूछताछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 226 इन्वेस्टिगेशन इनटू ओनरशिप। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहता है, अब तो अमेंडमेंट में भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं बेनिफिशियल ओनर के अंदर, वो यहाँ पे क्या बोला गया सेक्शन 216 के अंदर इन्वेस्टिगेशन टू ओनरशिप। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट लगता है इसका ओनर कौन है, ये कंपनी बहुत चल रहा है लेकिन इसका एक्चुअल ओनर कौन है, एक्चुअल बेनिफिशियल कौन है जिसके पास असली प्रॉफिट जा रहा है, या फिर वो आदमी है कौन जो इस कंपनी को मैनिपुलेट करे, कंपनी को चला रहा है, जो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे, सब कुछ वही कर रहा है लेकिन वो सामने दिख नहीं रहा है, ऐसा कौन है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकता है कि एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन करो, इस कंपनी का एक्चुअल बेनिफिशियल एक्चुअल ऑनर कौन है वो हमको पता करके बताओ। तो वो 216 के अंदर वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, ठीक है, बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि वो क्या करेगा, मतलब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑर्डर दिया है इस टाइम वो चाहे तो कोई भी सिक्योरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, क्योंकि जिसको एक्चुअली प्रॉफिट हो रहा है वो तो अपना शेयर बेच के चुपचाप बैठ जाएगा, राइट। तो इस टाइम में ना सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होंगे वो सबसे पहले सिक्योरिटी को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप इस कंपनी में कोई भी सिक्योरिटी ट्रांसफ़र नहीं होगी, या फिर प्राइवेट जो भी प्रमोटर्स की सिक्योरिटी या फिर जो भी वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, सिक्योरिटी को ट्रांसफ़र ही नहीं करने देंगे 3 साल तक, मैक्सिमम 3 ईयर तक, 3 साल तक वो ट्रांसफ़र ही नहीं होगी। 3 साल में तो पता लगा ही लेंगे कि आखिर कौन बेनिफिट, कौन एक्चुअल प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुमको देखना है कि यार हम तो बुक्स एंड पेपर को तो सीज कर लिए लेकिन ज़मीन पड़ा हुआ है उसका, क्या ज़मीन को अपने साथ घर लेके जाएंगे, नहीं, ऑफिस तो लेके नहीं जा सकते ज़मीन को, या फिर कोई एसेट पड़ा हुआ है तो उसको तो घर ले नहीं जा सकता, मतलब अपने सीज करके ले नहीं जा सकते, तो उसको वहीं पे फ्रीज़ कर देंगे, ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं होगा किसी के पास, फ्रीज़ कर देगा उस प्रॉपर्टी को, वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, वो प्रॉपर्टी वहीं पड़ी रहेगी जब तक वो नहीं बोलेगा, ओके। अब ये फ्रीजिंग करने के लिए क्या हो गया, जब अगर एनसीएलटी को ऐसा लगता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट रेफरेंस कर दे और एनसीएलटी को भी ऐसा लगे कि हाँ ये प्रॉपर्टी में सच में इस प्रॉब्लम में फंसी हुई है, तो भी तभी एनसीएलटी उसको ऑर्डर पास करेगी कि इस प्रॉपर्टी को फ्रीज करो, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन इनटू रिलेटेड कंपनी। रिलेटेड कंपनी का मतलब मेन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चलाता है उसके होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इनके ऊपर भी हमको चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि फिनांस का जो फ्रॉड होता है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, ये ट्रांजेक्शन वहाँ गया, वो ट्रांजेक्शन वहाँ गया, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर देता है ट्रांजेक्शन ना कि पता ही नहीं चले। तो होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में इतना ट्रांजेक्शन कर देंगे लोग कि आप पकड़ ही नहीं पाओगे कि फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसीलिए रिलेटेड कंपनी के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है अगर ऑर्डर मिले तो, ठीक है। नेक्स्ट, इन सभी इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रिपोर्ट तो बनाएगा ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, एक रिपोर्ट बनाएगा, वो रिपोर्ट जाएगा किसके पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और उसी रिपोर्ट के बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्शन लेता है। क्या एक्शन ले सकता है, वो एक्शन ले सकता है कि उस जो भी अगर गिल्टी कोई मिला तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन उसको कोर्ट वगैरह में घसीटेगा, ठीक है। इन सभी के बाद लास्ट में आता है इन्वेस्टिगेशन इन फॉरेन कंपनी के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है तो कैसे होगा, जितना कुछ पड़े ना मिटेटिस म्यूटेंडिस एप्लीकेबल होगा फॉरेन कंपनी के ऊपर, मतलब सारा प्रोविज़न सेम यूज़ होगा फॉरेन कंपनी के ऊपर भी जो इंडियन कंपनी के ऊपर लगा है। कूल यहाँ तक पूरा का पूरा सेक्शन यहाँ तक देखो हम लोग कितना कम टाइम में हम लोग पूरा का पूरा सेक्शन 206 से लेकर 229 तक पहुँच गए और सारा का सारा स्टोरी दिमाग में आ गया होगा। मेरा इंटेंशन यही था, कौन सा चीज़ कैसे हुआ, कब हुआ, सारा स्टोरी आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। नहीं हुआ एक बार वीडियो फिर से देख लेना, फिर भी नहीं हुआ मेरे को व्हाट्सएप करो बस, ठीक है, मैं समझा दूंगा जो भी डाउट होगा आपको। तो इसके बाद आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होना चाहिए, अगर हो रहा है फिर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा साइड में,
तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। चलो ठीक है, अब इसके बाद तो अगले वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो का मेन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी मिल जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।